24 दिसंबर की वो सर्द सुनहरी शाम थी। सूरज अपनी आंख मूंद कर पहाड़ियों के पीछे जाकर सो चुका था और चांद पहरेदारी पर तैनात हिमालय के पीछे से धीमे धीमे अपनी झलक दे रहा था। मैं अपने कमरे की खिड़की के बाहर हिमालय की चोटियों में बर्फ से ढकी हुई चादर को चांद की रोशनी में साफ साफ देख सकता था। मैं अपने गर्म आरामदायक बिस्तर पर रजाई ओढ़े एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा था। उस किताब को पढ़ते पढ़ते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मेरी रजाई के अंदर गर्माहट देती हुई एक रबर की गर्म पानी की बोतल थी। एकाएक ही मुझे याद आया। मैंने किताब बंद की और तुरंत अपने बिस्तर से बाहर निकला और आईने के सामने जाकर फटाफट खुद का हाल ठीक किया और अलमारी से बाहर जाने के लिए गर्म कपड़े निकाल कर पहन लिया। बाहर ठंड बहुत थी, इसलिए मैंने 2 गर्म स्वेटर पहनी और गले में एक मफलर लपेटा और फिर एक जैकेट पहनकर घर से बाहर निकला। चांद की चांदनी में सड़क चमक रहे थे और मैं उस पर चलता हुआ जा रहा था। दरअसल मैं एक पार्टी में जा रहा था जिसका इनविटेशन मुझे कल ही मिला था। वो इनविटेशन कपाड़िया का था। आज शाम से मैं उस किताब को पढ़ने में इतना खो गया था कि मुझे पार्टी में जाने का ध्यान ही नहीं रहा। वैसे मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी। उस सर्द अंधेरी रात में मैं कपाड़िया के घर की तरफ बढ़ रहा था। उनका घर मेरे घर से करीब 1 मील दूर था और अभी मैंने आधा ही मील तय किया था कि मैंने सड़क के बीचों बीच एक लड़की को खड़े देखा। मैं उसी तरफ देखे जा रहा था। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा तो देखा कि वो एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसकी उम्र करीब 19 से 20 साल की रही होगी। देखने में काफ़ी सुंदर थी। उसने बैगनी रंग की एक ड्रेस पहनी हुई थी जो कि उस पर बेहद जच रही थी। उसके घने लंबे काले बाल उसके कमर तक झूल रहे थे। मुझे पास देख उस लड़की के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान उभर आई। मैं भी मुस्कुराया और कहा, आज ठंड काफ़ी है ना? उस लड़की ने मुझसे पूछा, क्या आप कपाड़िया की पार्टी में जा रहे हैं? मैंने हाँ में इशारा किया। फिर मैंने पूछा, आपकी ड्रेस देखकर लग रहा है कि आप भी पार्टी में ही जा रही हैं, तो चलिए क्यों ना साथ में चलते हैं। कुछ कदम चलने के बाद हमें ऊंची ऊंची देवदार के पेड़ों के बीच से कपाड़िया का भव्य मकान दिखाई देने लगा। मैंने उस लड़की से कहा, हमने एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा। मेरा नाम अविन है। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम सौम्या है। मैंने उस लड़की को उन पहाड़ियों पर पहले कभी नहीं देखा था। मुझे इन पहाड़ियों में आए हुए कुछ महीने ही हुए थे और इस बीच शायद उसका और मेरा कभी आमना सामना नहीं हुआ होगा, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे। हम दोनों कपाड़िया के घर पहुँचे। वहाँ की रौनक देखने लायक थी, पर वहाँ पर कोई भी सौम्या को जानता नहीं था। सबको यही लग रहा था कि वो मेरे साथ है तो मेरी ही दोस्त होगी। हम भले ही कुछ देर पहले ही मिले थे, मगर हम दोस्त थे। सौम्या उस पार्टी का भरपूर मजा ले रहे थे, मगर उसने कुछ भी खाया नहीं और ना ही कुछ पिया। वो बस म्यूज़िक की धुन पर झूमे जा रहे थे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो बेहद ही खुश लग रहे थे। वो कभी कभी संगीत की धुन पर ताली बजाते तो कभी यहाँ वहाँ झूमते फिरते। मुझे उसे देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मैं दूर खड़ा हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े बस उसे देखे जा रहा था। मुझे वो अच्छी लगने लगी थी। घड़ी में कब रात के 12 बज गए
कुछ पता ही नहीं चला। अब मुझे लगने लगा कि वापस घर चलना चाहिए। मैंने अपना ड्रिंक खत्म किया, इसलिए मुझे लग रहा था कि घर पहुंचकर मैं बस अपने कमरे में जाकर सो जाऊं। मैंने वहां पर मौजूद अपने दोस्तों को क्रिसमस की बधाई दी और सबको बाय बोलकर घर जाने के लिए वहां से बाहर निकला तो सौम्या ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और वो बोली, मैं भी चलती हूँ। हम दोनों कपाड़िया के घर से निकलकर जाने लगे। रास्ते में मैंने सौम्या से पूछा, तुम रहती कहाँ हो? सौम्या ने सामने की तरफ पहाड़ी पर इशारा करते हुए बोला, वो ऊपर पहाड़ी दिख रही है ना, बस उसके पीछे ही मेरा घर है। ठंडी हवाएं चलने लगी थी। मैंने सौम्या की तरफ देखा तो उसके कपड़े ठंड रोकने के लिए काफ़ी नहीं थे। मैंने सौम्या से कहा, तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो, मगर इसमें ठंड लग सकती है, लो मेरा जैकेट ले लो। मैंने अपना जैकेट उतारा और सौम्या की तरफ बढ़ा दिया। उसने भी जैकेट ले लिया और बिना किसी झिझक के उसे पहन लिया। अब हम दोनों घर की तरफ बढ़ने लगे कि थोड़ी दूरी पर पहुंचकर सौम्या ने अचानक कहा, रुको। मैंने गौर किया कि ये वही जगह थी जहां कुछ घंटे पहले मैं सौम्या से मिला था। मैंने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या मेरी आंखों में गहराई तक देखती रही और फिर बोली, अब तुम जाओ, मैं यहाँ से अपने घर के लिए शॉर्टकट रास्ता ले लूँगी। मैंने सौम्या से कहा, तुम्हें पक्का यकीन है कि यह रास्ता तुम्हारे घर की तरफ जाता है? इस पर वो बोली, मैं इस रास्ते को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हर मोड़, हर पत्थर, हर रास्ते पर मुझे अच्छे से याद है। मैं इस रास्ते से आती जाती रहती हूँ और फिर आज की रात तो चांद की रात है, तो मैं आराम से चली जाऊँगी। फिर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन ठंड काफ़ी है, तुम ये जैकेट पहने रखना, मैं कल आकर तुमसे ये ले लूँगा। मेरी इस बात को सुनकर वो थोड़ा सा झिझक गई। फिर कुछ पल सोचकर उसने हाँ में गर्दन हिला दी और अपने रास्ते चल दी। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके जाने के बाद मैं भी अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैं बिस्तर में घुसा, मगर मुझे नींद नहीं आ रहे थे। मेरे दिमाग में बस वो लड़की सौम्या ही घूम रहे थे। मुझे उससे दोबारा मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कल सवेरे अपना जैकेट लेने के बहाने उसके घर जाऊंगा, उससे मिलूंगा और फिर मैं सो गया। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही आंखें खुली। फिर मैं सौम्या से मिलने के लिए उसके घर के रास्ते उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। मैं उस रास्ते पर गया जहाँ से पिछली रात सौम्या गए थे। उस रास्ते पर चलते चलते मैंने देखा रास्ते में काफ़ी झाड़ियाँ दिख रहे थे और वो रास्ता बेहद ही ख़राब था। पता नहीं सौम्या उस रास्ते पर कल अपने घर कैसे पहुंची होगी। उस रास्ते पर चलते चलते मैं एक छोटी नहर के पास पहुंचा। उसकी दूसरी तरफ एक पुराने सा मकान दिख रहा था। नहर को पार करने के बाद मैं उस पुराने घर के पास पहुंचा। मैंने उसके लोहे के गेट को खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैंने देखा कि वो बहुत पुराना और खंडर नुमा मकान था। उसकी छत टूट चुकी थी और एक चिमनी थी, वो भी टूटी हुई। घर के सामने टूटे हुए खंभे थे जिनके ऊपर किसी ज़माने में छत हुआ करती होगी। मुझे लगने लगा शायद सौम्या ने मेरे साथ कोई मजाक किया होगा या फिर मैं किसी गलत घर में घुस आया। इसलिए मैंने आसपास किसी से सौम्या के बारे में पूछने का सोचा। उस टूटे हुए घर से थोड़ी दूरी पर एक घर था। मैं वहाँ चला गया। मैं उनसे सौम्या के बारे में पूछने के लिए चल दिया। उस घर में एक औरत थी। मैंने उनसे सौम्या के बारे में और सामने वाले टूटे घर के बारे में पूछा,
मगर वो सौम्या के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने बोला कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, उस घर में कोई नहीं रहता। एक ज़माने की बात है, करीब 30 साल पहले वहाँ पर एक फैमिली रहते थे अपनी एक जवान बेटी के साथ। मगर उनकी बेटी की मौत हो जाने के बाद वो लोग उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए और फिर वहाँ अब कोई नहीं रहता। तब से वो घर बस खराब होता चला गया। उनकी बेटी का नाम भी सौम्या ही था, लेकिन जो सौम्या तुम्हें मिली होगी वो कोई और होगी, क्योंकि उस टूटे घर में रहने वाली सौम्या को मरे तो कई साल हो गए। उसकी कब्र वहाँ नीचे जाने वाले रास्ते के बीच में पड़ने वाले उस कब्रिस्तान में है। उस औरत ने मुझे बताया तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उस रास्ते पर चल दिया जहाँ उस औरत ने बताया कि एक कब्रिस्तान है। मैं उस रास्ते पर जाना नहीं चाहता था, मगर हिम्मत जताकर मैं आगे बढ़ा और मैं कब्रिस्तान के करीब पहुंचा। वहाँ पर एक छोटा सा कब्रिस्तान था जो ऊंचे ऊंचे देवदारों के पेड़ों से घिरा हुआ था। उस कब्रिस्तान में वहाँ काफ़ी पुरानी कब्रें थे। मैं उन कब्रों के बीच में जाकर सौम्या की कब्र ढूंढ रहा था और मुझे वो कब्र मिल भी गई। उसकी कब्र में एक बड़ा पत्थर लगा हुआ था। उस पत्थर पर सौम्या का नाम भी लिखा हुआ था। वो कब्र सालों पुरानी थी और कई मौसम बदले, लेकिन फिर भी वो कब्र बिल्कुल नई की नई ही लग रहे थे और उसमें उकेरा गया सौम्या का नाम ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ही उकेरा गया हो। किसी भी मौसम के मार का कब्र पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो एक बहुत ही प्यारी और खुश मिजाज लड़की की कब्र थी। मैं काफ़ी देर तक वहीं उस कब्र के पास बैठा निहारता रहा, पर मुझे पिछले रात सौम्या के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आने लगे और ना जाने कब मेरी आंखें भर आई। मैं खुद को संभाला और उस कब्र के पास से वापस जाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि मेरी नज़र उस कब्र के पत्थर के पीछे किसी चीज़ पर पड़ी। मैं उसके करीब गया तो पाया उसकी कब्र के पत्थर के पीछे मेरा जैकेट बहुत अच्छे से तय करके रखा हुआ था। मैंने उस जैकेट को उठाया और तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे गालों को छू कर निकल गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे गालों को कोई हाथ छू कर निकला हो। उस दिन के बाद से मुझे सौम्या फिर कभी नहीं दिखी, मगर आज भी वो मेरी यादों में ज़िंदा है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। इस पेंटिंग को कभी मत खोलना, ये खून से बनी है और शापित है। अगर ऐसा किया तो तबाही आ जाएगी। ऋषि ने वो 40 साल पुराना खत पढ़ा जो उसे अपनी दादी के सीक्रेट रूम से मिला था, जहां वो खुद आज 25 सालों बाद आया था। हालांकि अब उसकी दादी जिंदा नहीं थी और ये कमरा दादी के जीवित रहते कभी खुल भी नहीं पाया, सिवाय दादी के किसी और को अंदर जाने की मनाही थी। बचपन से ही ऋषि को इस कमरे को लेकर उत्सुकता होती थी, पर वो कुछ कर नहीं पाता। आज इतने सालों बाद जब वो अपने परिवार के साथ अपने पैतृक गांव आया तो अचानक उसे इस बंद कमरे का ध्यान आया और ऊपर बेहद ही नजरों से बचकर रखी एक लोहे के संदूक में उसने ढूंढ निकाला, जिसमें एक दुखी आदमी की मुंह खुली पेंटिंग बनी हुई थी जो पूरी तरह से सील हुई थी और लाल रंग की थी। उसी के पास ऋषि को वो चिट्ठी मिली थी जिसे अभी अभी उसने पढ़ा था। ये सब बकवास और अंधविश्वास है। भला इतनी लाजवाब पेंटिंग शापित कैसे हो सकती है? वो उस पेंटिंग को देखकर मन ही मन बोला
और उसने उसे खोल दिया और लाकर अपने ड्राइंग रूम में लगा दिया। ऋषि की पत्नी ने भी उसे मना किया, पर उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पिछले कुछ दिनों से ऋषि को उसके घर में अजीब सी मनहूसियत का आभास हो रहा था। आज सुबह ही उसका 12 साल का बेटा अचानक ही सीढ़ियों से गिर पड़ा। उसे चोट आई। इस वक्त वो हॉस्पिटल में भर्ती था। ऋषि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अचानक ये क्या हो रहा है। आज अमावस्या थी और आज ऋषि अकेला था, क्योंकि उसकी पत्नी उसके बेटे के लिए अस्पताल में रुकी हुई थी। आधी रात का समय था। ऋषि अपने कमरे में सो रहा था कि तभी उसे किसी आदमी के सिसकने और रुदन भरे स्वर में रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ी। वो आवाज़ इतनी तीक्ष्ण थी कि ऋषि का मन घबराने लगा। वो उठकर अपने कानों को दोनों हाथों से रखते हुए आवाज़ की दिशा में जाने लगा। जैसे जैसे वो ड्राइंग रूम के करीब जा रहा था, वैसे वैसे आवाज़ और भी भयानक होती जा रही थी और आखिर ऋषि उस आवाज़ तक पहुंच ही गया और साथ में उसकी रीढ़ की हड्डियों में भी कंपन जाग उठी। वो इस वक्त ठीक उस पेंटिंग के सामने खड़ा था और अब वो पेंटिंग वाला आदमी अब पूरी तरह से भयानक रूप से रुदन करता हुआ रो रहा था। उसका फैला हुआ मुंह और भी बड़ा और बड़ा होता जा रहा था और उस पेंटिंग के आदमी की नज़र जैसे ही ऋषि पर पड़ी, वो चुप हो गया और फिर एक भयानक अट्ठास उस घर में गूंजा। वो भयानक आदमी बोला, तेरे दादा ने शक्तिशाली बनने के लिए अपने खून से मुझे बनाया था ताकि मेरे माध्यम से वो लोगों को सम्मोहित कर सके और उनकी बलि देकर खुद इस दुनिया में राज कर सके। लेकिन वो भूल गया कि अब मैं जागृत हो चुका था और हर अमावस्या को मुझे खून की लालच लगती है। पर वो मेरी खून की प्यास बुझाने में नाकामयाब रहा और बदले में मैंने उसे मारकर उसके खून से अपनी प्यास बुझाई। पर मैं इधर नहीं रुका। मेरी प्यास बढ़ती ही गई और मैं लोगों को सम्मोहित करता गया। जिसने मेरी तस्वीर अपने घर में लगाई, मैंने उन सभी को सम्मोहित करके उनके खून से अपनी प्यास बुझाई और मेरी तस्वीर का रंग दिन पर दिन और लाल होता गया। एक दिन तेरी दादी को इस रहस्य के बारे में पता चल गया और उसने मुझे मंत्रों से बांधकर हमेशा के लिए इस चित्र में ही कैद कर दिया। वो कुटिलता से हंसा, फिर बोला, आज उसी के वंशज ने मुझे फिर से आज़ाद कर दिया। अब मैं फिर से अपनी खून की प्यास बुझा पाऊंगा। कहते हुए उसने अपना खून से भरा हुआ एक हाथ उस पेंटिंग में से बाहर निकाल लिया और ऋषि को उस पेंटिंग के अंदर खींच लिया। कुछ ही देर में उस पेंटिंग पर से खून की झड़ी गिरने लगी और फिर वही खून एक जगह सिमटकर उस पेंटिंग का रंग और भी लाल हो गया। 2 दिन बाद जब उसकी पत्नी घर आई तो ऋषि उसे कहीं नहीं दिखाई पड़ा। किसी अनहोनी की आशंका के लिए उसकी पत्नी का ध्यान उस पेंटिंग पर गया जिस पर लाल रंग चमक रहा था, जैसे अभी अभी ही उसे रंगा गया हो। उसे उस चिट्ठी का ध्यान आया। वो समझ चुकी थी कि ऋषि अब कभी नहीं आएगा। वो जानती थी कि अगर उसे अपनी और अपने बेटे की जान बचानी है तो उस पेंटिंग को तुरंत ही हटाना होगा। वो आने वाली अमावस्या से पहले ही उस पेंटिंग को हटा देना चाहते थे। उसने तुरंत उस पेंटिंग को वहाँ से हटाया और उसे वापस से सील बंद करके उसी संदूक में रख दिया और उस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुछ दिन बाद वो अपने बेटे के लिए वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई।
कुछ दिन बाद ऋषि की पत्नी और उसका बेटा रहस्यमयी रूप से अपने फ्लैट पर ही मृत पाए गए और उनके कमरे की दीवार पर वही पेंटिंग लगी हुई थी। ऋषि की पत्नी ने हड़बड़ी में उसे सील बंद तो कर दिया था, पर वो मंत्र का धागा बांधना भूल गई और वो पेंटिंग वापस से आज़ाद हो चुकी थी। और उनका पीछा करते करते वो उन दोनों तक आ पहुंची और उन्हें भी ख़त्म कर दिया। अब उस खूनी पेंटिंग का खेल फिर शुरू हो चुका था। ऋषि की दादी ने सही ही कहा था, ये पेंटिंग तबाही ला सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।